नमस्कार प्यारे भैयों, मैं छेलुदान चारण आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक नौखा। आज हम अध्ययन करने वाले हैं 9वीं कक्षा के सामाजिक विषय का। इस विषय में आज हम अध्याय क्रमांक 1 पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय क्रमांक 1 के कुछ प्रश्न आपको गृह कार्य के रूप में दिए जा रहे हैं। इन प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अपना जो प्रश्न क्रमांक 1 है, उस प्रश्न क्रमांक 1 का नाम है फ्रांस में घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की तिथियां लिखिए। तो हमने उन तिथियों को क्रमबद्ध लिखा हुआ है, ये हमें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखनी है। पहली घटना है 1774 ईस्वी में लुई 16वां फ्रांस का राजा बनता है। सरकारी खजाना खाली, प्राचीन राजतंत्र के प्रति समाज में असंतोष बढ़ता जाता है, असंतोष घराता जाता है। दूसरा कारण है 1789 स्टेट जनरल का आह्वान, तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है। बास्तिल पर हमला, देहात में किसानों का विद्रोह हो जाता है। 1791 में सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगा दिया जाता है और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। 1792 और 93 में फ्रांस गणराज्य बनता है। सिर काटकर राजा को मार दिया जाता है। 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है। यूरोप के विशाल भूभाग पर नेपोलियन का कब्जा हो जाता है। 1815 ईस्वी में वाटरलू में नेपोलियन की बुरी तरह हार हो जाती है। नेपोलियन की हार का कारण क्या है? ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इन सभी की संयुक्त सेनाओं ने मिलकर नेपोलियन पर हमला किया था और वाटरलू के मैदान में नेपोलियन की हार हुई थी। इस हार के पश्चात में नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया था। प्रश्न क्रमांक 2, फ्रांसीसी क्रांति अध्याय में आए कुछ नवीन शब्दों को लिखिए। पहला है लिवरे, फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया था। दूसरा है एस्टेट, क्रांति से पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी थी। समाज उस समय 3 भागों में बंटा हुआ था। फिर है पादरी वर्ग, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के समूह को पादरी कहा जाता था। इनका कार्य होता था चर्च में पूजा इत्यादि करना। अब है टाइद, चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला धार्मिक कर। यह कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। अगला है टाइल, ये था टाइद और यह है टाइल, सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला प्रत्यक्ष कर। अगला है जीविका संकट, ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं, ऐसे को जीविका संकट कहा जाता है। फिर एक कॉन्वेंट, धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत। अगला है निग्रो, अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग। यह अपमानजनक शब्द है जिसका अब प्राय इस्तेमाल नहीं किया जाता। अंतिम में चर्च, ईसाई समुदाय का प्रार्थना स्थल होता है, उसको चर्च या गिरजाघर कहा जाता है। अब अपना है प्रश्न क्रमांक 3, राजनीतिक प्रतीकों के मायने या उनके महत्व। 18वीं शताब्दी में अधिकांश जनता अनपढ़ थी, अधिकांश जनता निरक्षर थी, उनको पढ़ाई के शब्दों का पता नहीं था, लिखे हुए शब्दों की जानकारी नहीं थी। इसलिए वहाँ के बुद्धिमान लोगों ने कुछ चिन्ह विकसित किए थे। उन चिन्हों को देखकर उनके अर्थ उनको पता चल जाता था। इनमें से कुछ चिन्ह उन चिन्हों के अर्थ में पढ़ने वाले। पहले टूटी हुई जंजीर,
दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक था। जो हथकड़ी थी, टूटी हुई हथकड़ी थी, उसका अर्थ होता है अब जो दास है वो दास है नहीं है, अब वो दास बंधन मुक्त हो गए हैं। दूसरा है छड़ों का बर्छीदार गट्ठर। अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है, पर पूरे गट्ठर को नहीं, एकता में ही बल है। सभी लोग संगठित रहेंगे, सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे तो उन्हें कोई तोड़ने वाला नहीं होगा, उन्हें कोई आपस में अलग करने वाला नहीं होगा। संगठन में ही शक्ति है। इस बात को दर्शाने के लिए एक लोहे के छड़ों का गट्ठर बनाकर जनता के सामने लाया गया। त्रिभुज के अंदर से रोशनी बिखेरती आंख। सर्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा देती है। तो सूर्य की जो किरणें है वो किसी भी प्रकार के अंधेरे को मिटा सकने में सामर्थ्य है। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप। अपनी पूंछ मुंह में लिए हुए सांप समानता का प्रतीक है। अंगूठी का कोई छोर नहीं होता। आप रिंग को, अंगूठी को चाहे जैसे पहन सकते हैं, उसका कोई प्रथम किनारा नहीं है, उसका कोई अंतिम किनारा नहीं है। दूसरा विधिपट यानी कानून के दरवाजे। कानून के दरवाजे सबके लिए समान है। कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर है। कानून किसी के साथ में भेदभाव नहीं करता। फिर है लाल फ्राइजियन टोपी। दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी। अगला है ड्रेनो वाली स्त्री, जो अपने परी जैसी दिखती थी, हाथ में एक त्रिशूल जैसा रखती थी। ऐसा एक चित्र है। कानून का मानवीय रूप उसको कहा गया है। एक है राजदंड, हाथ में कुछ सरकार की ओर से जारी किया हुआ था, एक दंड जैसा होता था, उसको शाही सत्ता का प्रतीक माना जाता था। प्रश्न क्रमांक 4, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने भागों में था? तो 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 भागों में बंटा हुआ था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। इसमें कौन थे? प्रथम में पादरी वर्ग था, जिनका कार्य था चर्च में पूजा इत्यादि करना। फिर था कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग का अर्थ होता है धनवान लोग, पेशेवर लोग, शक्ति संपन्न लोग। और तृतीय में था बड़े व्यवसायी थे, व्यापारी थे, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर, नौकर इत्यादि थे। फ्रांस की क्रांति से किस भावना का विकास हुआ था? तो फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावनाओं का विकास हुआ था। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 का है फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई थी? इसका उत्तर है फ्रांस में क्रांति की शुरुआत के निम्न कारण थे। पहला कारण है लुई 16वें का शासन था और कई बार युद्ध की मार झेलने से फ्रांस की आर्थिक स्थिति जर्जर हो चुकी थी। मजदूरों, किसानों और व्यवसायियों के साथ शोषण हो रहा था। मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी, मजदूरी कम थी और महंगाई ज़्यादा थी। किसानों की फसलें कड़ाके की ठंड के कारण नष्ट हो गई थी और खाने पीने की जो वस्तुएं थी वो महंगी हो गई थी। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि अब खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर चुके थे और नया संविधान भी बनाना शुरू कर दिया था। दार्शनिकों के विचार और निरंकुश शासन से पूरा फ्रांस आंदोलित होने लगा था। तो प्यारे भाइयों, आज हमने पाठ क्रमांक 1 फ्रांस की क्रांति के कुछ प्रश्न आपको श्याम पट्ट पर हल करवाए हैं। आप इन्हें वीडियो को देखकर इन प्रश्नों के स्क्रीनशॉट खींच लेना, फिर एकांत में बैठकर नई उत्तर पुस्तिका लाकर उस उत्तर पुस्तिका में इन प्रश्नों को हल करके लिखना है। इसका विशेष ध्यान करें, कार्य सुंदर हो, कार्य अच्छा हो।